जय श्री राम बच्चों, मैं अश्विनी कोचिंग क्लासेस से रोहित मेघुंशी। बच्चों, आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th और 12th के सारे विषय पढ़ेंगे। आज जो विषय हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो है 10th क्लास का एसएसटी। बच्चों, हमारी एसएसटी में 4 किताबें होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। बच्चों, आज से हम जो विषय शुरू कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन। इसलिए आज हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर बाकी किताबों को हम पूरा करेंगे। हमारे इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का नाम है बेटा विकास। विकास क्या होता है बच्चों? विकास का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के उसके स्तर में, उसकी क्षमता में, उसकी स्थिति में, गुणवत्ता में सुधार आना। ये क्या कहलाता है बेटा? विकास कहलाता है। तो अब हम इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि विकास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विकास होता क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और मानव विकास क्या होता है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विकास शब्द का अर्थ होता है बेटा प्रगति या उन्नति, यानी किसी भी व्यक्ति का, समाज का, उसके स्तर में सुधार होना, वो क्या कहलाता है बेटा? प्रगति या उन्नति। और उसको जिस शब्द से हम डिनोट करते हैं वो है विकास। परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, समाज, अर्थव्यवस्था या राष्ट्र में होने वाले सकारात्मक, क्रमिक और गुणात्मक परिवर्तनों से है जिससे उसकी क्षमता, जीवन स्तर और गुणवत्ता में क्या आता है बच्चों? सुधार आता है। और वो क्या कहलाता है बच्चों हमारे लिए? विकास। विकास एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं में सुधार को दर्शाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों कि शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण आदि क्षेत्रों में समृद्धि, यानी कि बच्चों ग्रोथ लाना और सुधार करना। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं विकास का मतलब होता है एक देश को बेहतर बनाना। क्योंकि एक देश में 3 ही चीजें होती है बेटा जो उसको बेहतर बनाती है। वो है एक सामाजिक यानी समाज, आर्थिक यानी पैसा और सांस्कृतिक यानी उसकी सांस्कृतिक विरासत। ये तीनों चीजें जब एक होती है बेटा तो किसी भी राष्ट्र का या अर्थव्यवस्था का विकास होता है। विकास के बच्चों कुछ लक्ष्य होते हैं और याद रखना बच्चों, हर व्यक्ति के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। सब बच्चों के लिए या सब व्यक्तियों के लिए एक लक्ष्य नहीं हो सकता। जैसे कि विकास क्या वादा करता है, जो कि विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य होते हैं। हर व्यक्ति या समूह अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार विकास के अलग अलग लक्ष्य रखता है। हर इंसानों के लिए अपने स्तर को सुधारना उसके लिए विकास कहलाता है और वो उसके लिए अलग अलग टारगेट रखता है। जैसे कि पहला है बेटा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी कि एक मजदूर जिसके पास कोई भूमि नहीं है, वो कहीं और जाके काम करता है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है बच्चों? काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। एक जो मजदूर होता है उसके लिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले और रेगुलर उसको काम मिलता रहे। दूसरा बेटा उसके बच्चे स्थानीय स्कूलों में उत्तम शिक्षा मिले, यानी उसके जो बच्चे हैं उसको जो स्थानीय स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें उसको उत्तम शिक्षा मिले। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव के नेता बन सके, यानी एक मजदूर को, एक मजदूर के लिए सोचा जाता है कि उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसके साथ हमेशा समानता व्यवहार हो और वो गांव में नेता की तरह भी दिख सके थोड़ा। पंजाब के एक समृद्ध किसान क्या सोचता है बच्चों? कि किसानों की उन्नति और उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिले, यानी कि किसानों के, जो पंजाब का किसान है बच्चों, वो सोचता है कि हमको सरकार द्वारा ज्यादा समर्थन मूल्य मिले जिससे कि हम उपज को बढ़ा सके। दूसरा बेटा मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय, यानी कि एक तो मेहनती मजदूर मिले और वो कम मजदूरी ले, जिससे कि इनकी जो पारिवारिक आय वो क्या होती है बच्चों? ऊंची हो जाती है। अपने बच्चों को विदेशों में बसाने का प्रयास करते हैं। जो बेटा पंजाब के समृद्ध किसान है उनके बच्चे अधिकतर है ना बाहर विदेशों में बसना चाहते हैं। ये उनकी मेंटेलिटी होती है जिससे कि उनके लिए वो विकास का स्तर है। तीसरा बच्चों शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। अब शहर में जो एक अमीर परिवार की लड़की है बच्चों, वो क्या सोचती है? वो ये कहती है उसे अपने भाई जैसी आजादी चाहिए। यानी एक लड़की ये सोचती है कि जिस प्रकार मेरा भाई बिना बोले कहीं भी जा सकता है, रात को लेट आ सकता है, उसके पास ये सब चीजें, तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए, नहीं उसकी तरह मैं भी जीना चाहती हूँ। अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके। एक अमीर परिवार की लड़की सोचती है कि मैं अपनी जो पूरी पढ़ाई है वो बाहर विदेश में करूँ, वे अपने फैसले खुद कर सके। ये एक लड़की की सोच थी जो उसके लिए डेवलपमेंट था। अब सोचते हैं कि एक नर्मदा घाटी का जो आदिवासी है वो क्या सोचता है डेवलपमेंट के बारे में? वो ये कहता है सरकार उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंध करे। प्रबंध का मतलब होता है बेटा व्यवस्था करना। क्या होता है बेटा? व्यवस्था करना। यानी कि जो सरकार है उन आदिवासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पहले तो एक तो स्वास्थ्य और एक शिक्षा, इन दोनों चीजों का बेटा प्रबंध कौन करेगी? सरकार करेगी। किन के लिए करेगी? इन आदिवासियों के लिए। दूसरा
बड़े बांध के लिए, यानी बड़े जो बांध बनाए जाते हैं उनके लिए इनकी जमीनों से बेदखल ना किया जाए। जो भी आप इनकी जमीनों पर यानी जंगलों में जाके कटाई वगैरह कर रहे हो, बांध बना रहे हो, उनसे इनको बेदखल ना करें विकास के नाम पर। रोजगार के अवसर साल भर मिले। एक मजदूर ये सोचता है, यानी आदिवासी ये सोचता है कि उसको जो अवसर है रोजगार के, यानी वो काम करने के जो अवसर उसको पूरे साल भर मिले। आप ये एक बार दोनों स्लाइड उतार लें, जिससे आपके नोट्स है ना आगे काम आएंगे। आपको एग्जाम पर्पस के हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ते हैं। बच्चों आप जो पिछले 2 पेज थे आप उनको उतार लेना, आपके एग्जाम पर्पस से वो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। अब देखते हैं बेटा, इन सब चीजों से हमें एक चीज पता चल चुकी है कि एक शहर की लड़की क्या सोच रही है, एक गांव का मजदूर क्या सोच रहा है, एक पंजाब का किसान जो अमीर है वो क्या सोचता है, एक आदिवासी क्या सोचता है। यानी इन सब के लिए विकास का अर्थ अलग अलग है। इससे 2 बातें साफ हो जाती है कि पहला, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट करना है और ये आपको याद ही करना है कि पहला पॉइंट क्या होता है कि विकास के लक्ष्य सभी लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, यहां तक कि वह दूसरे के लिए क्या होगा बेटा, विनाशकारी होगा। क्यों, कैसे होगा, इसको हम समझते हैं उस आदिवासी वाले उदाहरण से। बच्चों अगर हम ये देखें, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बांध बनाना देश की प्रगति का एक आधार है, क्योंकि उससे सब लोगों को पानी की व्यवस्था की जाएगी। पर उस बांध को बनाने के लिए जिस जगह वो जंगल काटा जाएगा और वो बांध खड़ा किया जाएगा, उस जगह से कई पेड़ पौधों की प्रजातियां, जानवरों की प्रजातियां और कई आदिवासी कबीलों को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो विकास था, पर उनके लिए जो लोग थे, आदिवासी थे, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, उनके लिए वो क्या चीज हो गई, विनाशकारी हो गई। विकास के लिए आय और लक्ष्य कि यानी हमारी विकास के लिए इनकम क्या कहती है और टारगेट क्या होता है वो देखते हैं। विकास के लिए मिले जुले लक्ष्यों का होना भी जरूरी है, क्योंकि विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में स्वतंत्र, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण भी देते हैं। विकास का मतलब ये नहीं कि हमें अमीर होना है, हमें बहुत कुछ करना है। विकास का मतलब होता है कि हमें समाज में भी बराबर का अधिकार मिले, क्योंकि आज हमारा समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है, हर किसी को बराबर का अधिकार नहीं मिलता बच्चों। तो हम यही देखते हैं, जैसे कि परिवार के लिए अच्छी सुविधाएं, साथ ही पर्याप्त समय भी होना। एक व्यक्ति के लिए, अपनी फैमिली के लिए उनको सही सुविधाएं देना और उनके लिए टाइम निकालना, ये भी क्या है, विकास है उस परिवार के लिए। बराबरी का व्यवहार, अपने समाज में सभी के साथ बराबर बैठना, ये विकास होता है। स्वतंत्रता, उसे जीने की स्वतंत्रता मिलना, ये भी विकास एक तरह। सुरक्षा, हमें नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, जो हमें कौन देगा बेटा, हमारे लिए सरकार। दूसरों से आदर मिलना, यानी दूसरों से हमें सम्मान मिलना। और एक चीज याद रखो, हमें भी दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा, जब भी हमें वो सम्मान देंगे। प्रदूषण मुक्त वातावरण, यानी हमारे यहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी इसी समाज की है जो इस प्रदूषण को रोक सकता है। और अंत में बेटा मित्रता, यानी कि दोस्ती, वो भी महत्वपूर्ण विकास का एक लक्ष्य होता है। निष्कर्ष क्या बच्चों, विकास के लिए लोगों के मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अभौतिक वस्तुएं जैसे कि सम्मान, आजादी भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक वस्तुओं का मतलब होता है बेटा जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अभौतिक वस्तुओं का मतलब होता है जिन्हें हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। यानी कि जो सम्मान है और हमारे लिए जो आजादी है वो भी हमारे लिए विकास ही है। आप इस पेज को एक बार नोट कर ले बच्चों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय विकास, यानी कि एक नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, एक देश का विकास क्या होता है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। यानी एक देश की सरकार का ये फर्ज है कि जो देश में लोग रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, उनके जीवन स्तर में क्या करना बेटा, सुधार करना। इसमें ये सोचना शामिल है कि क्यों, कौन सी राह सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही होगी, यानी कौन सा रास्ता सभी को न्याय दिलाएगा और उसके लिए सही है, जिससे देश का डेवलपमेंट हो सके। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास, जनसंख्या के विकास, जलवायु परिवर्तन से बचाव, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, सामाजिक न्याय जैसे कई क्षेत्रों में प्रयास किए जाते हैं। इन सब चीजों से एक देश का विकास होता है बच्चों, इसलिए आप सब इसको नोट कर लेना।
राष्ट्रीय विकास का परिणाम होता है कि देश की समृद्धि और स्थिरता की स्थापना। यानी राष्ट्रीय विकास का मेन जो परिणाम बेटा वो होती है देश की ग्रोथ करना और उसमें स्थिरता लाना, जिससे वे विश्व स्तर पर अपने नागरिकों के लिए सुखद जीवन की संभावनाएं प्रदान कर सके। राष्ट्रीय विकास के बारे में लोग ये भी धारणा भिन्न भिन्न है या परस्पर विरोधी हो सकती है। राष्ट्रीय विकास के बारे में लोगों की धारणा अलग अलग हो सकती है और आपस में मतभेद भी पैदा कर सकती है। निर्णय इस आधार पर लिया जाना चाहिए कि क्या कोई कार्य करने से बहुत लोगों को लाभ होगा या केवल कुछ लोगों को। बच्चों ये इसलिए है क्योंकि हम इस चैप्टर के लिंक करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे संसाधनों के। क्योंकि आज हमारा देश अमीर और गरीब जैसे दो वर्गों में बढ़ चुका है। अमीरों के पास पूरे संसाधन है और गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। इससे अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। आप इसको नोट कर ले एक बार। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आगे क्लास। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी कि एक देश की तुलना उस देश से कैसे करते हैं या राज्यों की तुलना एक दूसरे राज्य से कैसे करते हैं कि कौन सा राज्य कौन सा देश एक दूसरे से आगे है। क्यों हर जगह का विकास अलग अलग होता है। देखते हैं, देशों के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। यानी किसी भी देश की तुलना करनी है बच्चों तो वहां की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बारे में पता जाता है कि वही हमें बताती है वो देश हमसे आगे है या पीछे। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है। यानी कि जो देश ज्यादा कमा रहे बच्चों वैसे भी अमीर होंगे और जो कम कमा रहे वो गरीब कहलाएंगे। अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। यानी अधिक आय का मतलब है कि जो मानवीय आवश्यकताओं की जो सभी वस्तुएं वो भी अधिक होगी, क्योंकि लोग कमाएंगे तो जरूरत की ज्यादा खरीदेंगे और खरीदेंगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर हमें खरीदनी है बच्चों तो हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा कमाना पड़ेगा और जितना ज्यादा हम कमाएंगे हम उस वस्तु को खरीद पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। और आज के जमाने के अंदर जो हर व्यक्ति का लक्ष्य है वो है पैसा। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा संतुष्टि। अब देखते हैं देश की आय क्या है बच्चों। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। यानी कि एक देश की इनकम कितनी बेटा, जो उस देश के निवासी उस देश में इनकम कमा रहे हैं उन सबकी आय मिलके क्या बनती है बेटा, एक देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय। इससे हम देश की कुल आय ज्ञात करते हैं। यानी उन सभी आय जो व्यक्ति कमा रहे हैं उन सबका टोटल जो कहलाएगा बच्चों वो क्या होगा, यानी उन सबका योग क्या कहलाएगा, कुल आय। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय सही तरीका नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग हो सकती है। क्योंकि बच्चों हर देश की जनसंख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए उनकी आय बराबर नहीं होगी। भारत को ले लो, भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, वही दूसरे देशों में ले तो वहां पे कम है। तो ऐसा करने से अगर इनकी आय जोड़ेंगे तो इनडायरेक्टली भारत तो वैसे आगे, दूसरे देश वैसे कमजोर है, ऐसा कह सकते हैं। पर जो देश विकसित हो चुके हैं पर भारत अभी विकासशील हो रहा है। इसलिए याद रखना बच्चों कि जो देश, अगर हम बोलते हैं ना कि देश की आय हम कुल आय से ज्ञात कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है बाकी लोगों के लिए। देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय सही तरीका नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। अब बच्चों याद रखना औसत आय कैसे निकालेंगे, यानी कि एवरेज इनकम। एवरेज इनकम निकालने का सूत्र होता है बेटा, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है बेटा, देश की कुल आय में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग लगाया जाता है। यानी उस देश के सभी निवासियों की आय को जोड़ा जाता है, फिर उसमें देखा जाता है कितने लोग थे उन सबका भाग लगाया जाता है, तब हमारे पास निकलती है बेटा प्रति व्यक्ति आय। और ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, औसत आय। विश्व बैंक इसी मापदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने के लिए करता है। यानी कि आपको जो बांटता है अमीर और गरीब में वो कौन है, विश्व बैंक। वो इसी मापदंड का यूज करता है हमें बांटने के लिए। वो कौन सा बेटा, प्रति व्यक्ति आय, जो कैसे निकाली जाती है, देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग लगाया जाता है, जो समृद्ध देश, मध्य आय वाले देश और निम्न आय वाले देशों में वर्गीकृत किए जाते हैं। बच्चों आगे का चैप्टर हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।